प्रिय बच्चों, सभी के लिए सुप्रभात। आपको हमने पिछले टर्न पर अम्ल क्षार संकल्पना बताई थी। आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। इसके बाद हमने आपको ब्रास्टेड-लॉरी की संकल्पना बताई थी। ब्रास्टेड-लॉरी की अम्ल क्षार संकल्पना, इसमें बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दाता हैं, यानी हाइड्रोजन धनायन का त्याग करते हैं, जबकि जो क्षार हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं। और लुईस संकल्पना बताई थी। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, जबकि क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इन तीनों को सभी अपने मस्तिष्क में क्लियर करें, ओवरलैपिंग नहीं हो। कहीं आप आरएनएस की पूछे, ब्रास्टेड-लॉरी की बता दें, और ब्रास्टेड-लॉरी की पूछे तो लुईस संकल्पना बता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार इसीलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, सभी ध्यान दें। आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। ब्रास्टेड-लॉरी के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लुईस संकल्पना, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे तो अम्ल हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं वो क्षार हो जाएंगे। सबके आपको उदाहरण दे करके बताए थे। यदि किसी को कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे YouTube चैनल पर इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी समस्या को कमेंट्स के रूप में बताएं। YouTube चैनल लिख रखा है मैंने, मुकेश शर्मा साइंस क्लास 10th। अब आज अपन लेते हैं अम्ल क्षार के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और फिर पढ़ेंगे इनके उपयोग। अम्लों के गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हम मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे। वैसे आपने अम्लों के गुणधर्म पढ़ लिए हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, संक्षारक होते हैं, जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। यहाँ पर आप रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया नोट कर लें। अम्लों के गुणधर्म, पहला धातुओं से क्रिया। अम्ल धातु से क्रिया करके धातु का लवण बनाते हैं तथा
हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यदि अम्ल की क्रिया किसी धातु से करवाएं तो धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे जिंक धातु Zn, जिंक या जस्ता Zn, इसकी क्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्रिया में ये जिंक धातु का ये क्लोराइड लवण बनेगा ZnCl2। जिंक किसे हो सकता +2 होती है, क्लोराइड की -1 होती है, तो सूत्र बना ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ये जिंक का लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप कोई दूसरी धातु ले लें, मान लीजिए धातु ली हमने मैग्नीशियम, अम्ल भी आप दूसरा ले सकते हैं, मान लीजिए हमने अम्ल लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस क्रिया में वही बनना है, मैग्नीशियम का लवण बढ़ेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करे तो धातु का लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ये सल्फेट लवण बनेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो किसी भी धातु की किसी भी अम्ल से क्रिया करवा दी जाए तो धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाँ, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यदि ये जो धातु है ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हुई तो ये क्रिया नहीं होगी। यानी ये विस्थापन क्रिया है, इस क्रिया में धातु अम्ल में से हाइड्रोजन का विस्थापन कर रही है और ये विस्थापन धातु तभी कर सकती है जब धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा हो। तो यहाँ ये इसकी लिमिटेशन है, धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनके साथ ये क्रिया होगी। कहने का अभिप्राय मेरा, यदि आप यहाँ पर सोना लेते हैं गोल्ड Au तो ये क्रिया नहीं होगी। अगर आप यहाँ चांदी लेते हैं Ag तो भी ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि चांदी और सोना जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः वो हाइड्रोजन को विस्थापित तो नहीं कर सकते। बाकी ये नियम सब में लगेगा कि धातु कोई भी हो, होनी हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील चाहिए तो वो अम्ल से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी और धातु का लवण बनेगा। इसके बाद दूसरा गुणधर्म नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ। धातु के ऑक्साइड से क्रिया, अम्लों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, यानी अम्ल की धातु के ऑक्साइड से क्रिया। तो माना हमने धातु का ऑक्साइड लिया जिंक का ZnO, जिंक Zn+2 होता है मूलक और ऑक्साइड मूलक -2 होता है, +2 से -2 कट गया, ZnO सूत्र बना जिंक ऑक्साइड का।
तो जिंक ऑक्साइड ZnO, मैं नाम लिख देता हूं जिंक ऑक्साइड। इसकी क्रिया अम्ल से करवाएं, मान लीजिए अम्ल लिया हमने HCl, तो इस क्रिया में लवण बनेगा ZnCl2 प्लस जल बनेगा H2O। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H बड़ा C बड़ा L छोटा है इसमें, ये जिंक क्लोराइड है। Z बड़ा N छोटा C बड़ा L छोटा है, जिंक क्लोराइड। और ये जल है हाइड्रोजन का ऑक्साइड। क्रिया को संतुलित करना है। ये क्लोरीन के परमाणु 2 हैं, इधर 2 से गुणा कर दिया तो ये क्लोरीन 2 हो गए, इधर भी 2 है। अब देखिए जिंक का परमाणु 1 है, इधर जिंक का परमाणु 1 है, बराबर हो गए। ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, इधर 1 ये है, तो ये भी बराबर हो गए। हाइड्रोजन के 2 हैं, ये हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, ये क्लोरीन के 2 हैं। दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों की परमाणुता यानी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसी समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है और समीकरण को सदैव संतुलित ही लिखा जाता है। तो धातु के ऑक्साइड से किसी अम्ल की क्रिया करवा दें तो धातु का लवण बनेगा और जल बनेगा। देखिए ध्यान रखें, ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रहे, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी क्षार होते हैं, और ये अम्ल है। आपको हम पहले ही बता चुके कि जब क्षार की अम्ल से क्रिया होती है तो वह उदासीनीकरण कहलाती है, और इस क्रिया में लवण और जल बनता है। तो ये लवण और जल बने हैं, इसका मतलब ये उदासीनीकरण क्रिया ही है। ये लवण बन गया और ये जल बन गया। नोट कर लें। और उदाहरण भी ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर आपने जिंक का ऑक्साइड लिया है, जिंक धातु का, आप किसी और धातु का ऑक्साइड भी ले सकते हैं। धातु का ऑक्साइड होना चाहिए, तो ये मैग्नीशियम धातु का ले लिया MgO, और इसकी क्रिया अम्ल से करवानी है। कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं, मान लीजिए हमने अम्ल ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इनकी क्रिया से ये मैग्नीशियम का सल्फेट लवण बनेगा MgSO4 प्लस जल बनेगा H2O। क्रिया ऑलरेडी संतुलित है। क्रिया कारक में ये जो 3 का निशान है, इसके बाएं पक्ष में जो पदार्थ लिखे होते हैं ये क्रिया कारक कहलाते हैं, क्रिया कारक है, और जो दाएं पक्ष में लिखे हैं ये क्रियाफल कहलाते हैं। और क्रिया कारक और क्रियाफल में दोनों तरफ जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं, और संतुलित ही लिखा जाता है समीकरण को। तो एक बार संतुलन देख लें, ये पहले से ही संतुलित है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रिया कारक में 1 है, इधर क्रियाफल में भी देखें 1 है, पूरे क्रियाफल में मैग्नीशियम का परमाणु 1 है। अब क्रिया कारक में ये ऑक्सीजन का परमाणु 1 गिरा, और ये भी क्रिया कारक में ही है 4 ये है, तो कितने हो गए 4 और 1 5। क्रियाफल में भी ये 5 होने चाहिए, देखो बेटा 4 तो ये रहे और 1 गिरा, तो दोनों पक्षों में ऑक्सीजन के परमाणु भी संख्या में बराबर है, यानी संतुलित है। अब आ गया हाइड्रोजन का परमाणु, क्रिया कारक में 2 है, क्रियाफल में भी 2 है, ये भी बराबर हो गया। सल्फर का परमाणु
सल्फर गंधक क्रिया कारक में एक है, क्रियाफल में भी एक है, तो सभी तत्वों के परमाणु संख्या में समान है क्रिया कारक और क्रियाफल में, इसलिए समीकरण संतुलित है। नाम सभी नोट कर लें जिससे याद रह जाए। MgO का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये मैग्नीशियम धातु का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये मैग्नीशियम का सल्फेट लवण है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और ये कई बार आ गया जल है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O। नोट कर लें। तो आपको धातु के ऑक्साइड की क्रिया हम अम्लों से बता रहे थे। एक उदाहरण हमने जिंक ऑक्साइड का ले लिया, एक उदाहरण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लिया, और भी उदाहरण लेकर के हम समझ सकते हैं। ये कॉपर के ऑक्साइड का ले लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर दो प्रकार के मूलक बनाता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, Cu+1 और Cu+2, ये दो मूलक बनाता है। तो मैं क्यूप्रिक वाला यानी इस मूलक की बात कर रहा हूँ। ये ऑक्साइड मूलक होता है, -2 2 से 2 कट गया, सूत्र बना CuO, ये लिखा है हमने। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO की क्रिया यदि हम अम्ल से करवा दें, अम्ल कोई सा भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने ले लिया HCl, तो भी इस क्रिया में कॉपर का ये क्लोराइड लवण बनेगा CuCl2 और जल बनेगा H2O। क्रिया को यानी समीकरण को संतुलित कर लें। तो देखिए कॉपर का परमाणु एक इधर, एक बराबर, ऑक्सीजन का एक इधर, एक बराबर, हाइड्रोजन का एक, लेकिन इधर 2 है, तो आपको इधर कम है तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब ये 2 हो गए। यहाँ 2 नहीं लिख सकते क्योंकि जो परमाणु होता है उसके दाईं तरफ नीचे संयोजकताएं लिखी होती है मूलकों की, इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन इधर 2, ये 2 है, संतुलित हो गया समीकरण। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस क्रिया में ये कॉपर का लवण बन गया क्यूप्रिक क्लोराइड और ये जल बन गया। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल की क्रिया किसी भी धातु के ऑक्साइड से करवा दी जाए तो धातु का लवण बनता है और जल बनता है। ध्यान रहे, समीकरण को उतार लें। अब तीसरा गुणधर्म मैं ले रहा हूं, नंबर 3, क्षार से क्रिया। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप ध्यान करें। क्षार से क्रिया इसकी अम्ल की पहले ही बता दी, कभी भी अम्ल की क्रिया क्षार से हो तो इस क्रिया में लवण बनता है, जल बनता है, और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो क्षार से क्रिया में आप किसी भी अम्ल को लिखते हैं, एक अम्ल ले लिया आपने HCl, ये हो गया अम्ल, अम्लों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो अम्ल तो लेना ही है, अम्ल की क्रिया तो करवाएंगे क्षार से, प्लस क्षार। अब कोई सा भी एक क्षार ले लें, जैसे हमने ये क्षार ले लिया NaOH,
तो इस क्रिया में ये लवण बनेगा NaCl और जल बनेगा HOH। ये लवण हो गया, ये जल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है। नोट कर लें, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा विमुक्त होती है, जिसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। नोट कर लें। अब है क्षारों के गुणधर्म। क्षारों के गुणधर्म, तो सामान्य गुणधर्म हम आपको क्षारों के पहले बता चुके हैं कि क्षार जल में विलीन होकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। छूने पर ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षारों के गुणधर्म और वो रासायनिक गुणधर्म। नंबर 1, जिंक धातु से क्रिया। यहाँ पर हमने धातु फिक्स कर दी है, आप अन्य किसी धातु से इस क्रिया को नहीं करवाएंगे। जिंक धातु से क्रिया। तो जिंक की क्रिया यदि हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करवा दें, ये क्षार हो गया। क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्रिया में ये सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्रिया को संतुलित कर लें, ये 2 लग जाएगा इसके आगे। जिंक का परमाणु 1, ये क्रियाफल में 1, सोडियम के परमाणु 2, क्रियाफल में 2, ऑक्सीजन के परमाणु 2, क्रियाफल में 2, हाइड्रोजन के परमाणु 2, क्रियाफल में ये 2। क्रिया संतुलित हो गई। केवल यहाँ NaOH के आगे 2 लगाना था। इंपॉर्टेंट क्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ क्रिया। तो जिंक धातु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवा दी जाए तो ये एक लवण बनता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसे आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक धातु X क्षार Y से क्रिया करके और सोडियम जिंकेट बनाती है। एक धातु X
क्षार वाई से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाती है। तो X और Y के नाम बताओ और अभिक्रिया का समीकरण बताओ। तो X का नाम हो जाएगा जिंक, Y का नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और Z या इसमें दे ही रखा है ये सोडियम जिंकेट, ये अभिक्रिया हो गई इसकी। Zn + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2। ध्यान दें, जिंक धातु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नंबर 2, दूसरा गुणधर्म, अधातु के ऑक्साइड से क्रिया। अधातु के ऑक्साइड से क्रिया, अधातु जैसे कार्बन एक अधातु है, इसका ऑक्साइड आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वसन क्रिया में मुक्त की जाती है, ये अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्रिया हम करवा दें क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी भी कहते हैं इसको, बुझा चूना भी कहते हैं, बुझा चूना, और ये क्षार है। ये आपने अधातु का ऑक्साइड लिया है, अधातु का ऑक्साइड हो गया ये, नाम ध्यान रखें कार्बन डाइऑक्साइड है ये। तो इस क्रिया में यदि आप बुझे चूने में यानी क्षार की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा देंगे तो लवण बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये लवण बनेगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को चूना पत्थर बोला जाता है, खड़िया भी इसको कहते हैं, और इस क्रिया में जल बनेगा। संतुलन देख लें, कार्बन का परमाणु क्रिया कारक में एक, ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है जो किसी के बाद ए छोटा है, तो कार्बन का परमाणु एक, इधर कार्बन का परमाणु ये रहा एक, ऑक्सीजन के परमाणु दो ये हैं और O का ट्वाइस हो रहा है तो दो ये हैं, दो दो चार है क्रियाफल में, क्रिया कारक में, क्रियाफल में भी 3 और 1 4 है, बराबर है। कैल्शियम का परमाणु एक, इधर ये एक, ऑक्सीजन का ट्वाइस हो रहा है और दो ये हैं 4, ठीक है, क्रिया संतुलित है, ऑलरेडी संतुलित है, इसमें हमको कुछ भी नहीं लगाना। नोट कर लो सभी। यहां से एक बढ़िया प्रश्न बनता है परीक्षा के लिए, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है, उस प्रश्न को भी मैं बता देता हूं, सभी ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से समझें। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसमें यदि आप पानी डाल दें यानी इसकी क्रिया पानी से करवा दें तो इसमें बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये बन गया बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। अब यदि ये जो बुझा चूना है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना, इसकी क्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा दें तो इस क्रिया में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल।
ये क्रिया तो अभी अभी आपको बताई है, ये वाली सेम है। देखिए यहाँ CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस लिखा है, एक ही बात है। यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 लिख दिया, एक ही बात है। अरे एक में दो जोड़ दें, चाहे दो में एक जोड़ दें, एक ही बात है। यानी क्रिया कारकों को आपस में क्रम बदल करके भी लिखा जा सकता है और क्रियाफलों को भी क्रम बदल करके लिखा जा सकता है, लेकिन किसी क्रिया कारक को हम क्रियाफल में नहीं लिख सकते या किसी क्रियाफल को क्रिया कारक में नहीं लिख सकते। तो यहां समझने की बात यह है कि कई बार इसको पूछ लेता है, ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा चूना बोलते हैं। अपन सामान्य भाषा में अपन इसको टंटा या कलई के नाम से बोलते हैं। टंटा या कलई मकानों की पुताई के काम में लेते हैं जिसको, वो है। तो बिना बुझा चूना CaO, इसमें पानी मिलाया, आपने पुताई करने के लिए मिला के देखा होगा, तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, विलयन गर्म हो जाता है और बनता है बुझा चूना CaOH का ऑक्साइड। ये जो बुझा चूना है इसको चूने का पानी भी कह रहे हैं, क्योंकि ये चूना है और ये पानी मिलाने पर प्राप्त हुआ है, तो बुझे चूने को ही हम चूने का पानी कहते हैं। अब ये चूने का पानी जो है ये दीवारों पर कूद दिया जाता है। जब दीवारों पर कूद दिया जाता है तो ये चूने का पानी दीवार पर कूद दिया और दीवार कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में है, इसलिए बुझा चूना यानी ये चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और इस क्रिया में ये एविले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये एविले है कैल्शियम कार्बोनेट ठोस, और इसके कारण दीवारें जो है सफेद और उजली हो जाती हैं, इसीलिए हम पुताई करते हैं। दीवारों को चमकाने के लिए, दीवारों पर सफेदी लाने के लिए, चमक लाने के लिए हम पुताई करते हैं। ये पुताई इस चूने के पानी की जाती है। इसको बनाया कैसे जाता है, चूने में पानी मिलाते हैं, बिना बुझा चूना लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं तो ये बुझा चूना बनता है। फिर बुझे चूने को अपन दीवारों पे कूदते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एविले कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये एविले कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों को चमकीला बना देता है, उजली बना देता है, सफेद बना देता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक धातु का ऑक्साइड X, ध्यान दें, एक धातु का ऑक्साइड X जल से क्रिया करके, इसका नाम खुद ने दे दिया जल, जल से क्रिया करके यौगिक Y बनाता है। एक धातु का ऑक्साइड, यहां फिक्स कर दिया ऑक्साइड धातु का ही होगा, यानी अधातु का नहीं हो सकता। तो एक धातु का ऑक्साइड, अब धातु कौन सी है इसका पता नहीं बता रहा हो, ये हमको बताना है। फिर तो एक धातु का ऑक्साइड X जल से क्रिया करके और यौगिक Y बनाता है। यौगिक Y की क्रिया, यौगिक Y की क्रिया यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा दें तो यौगिक Z बनता है। यौगिक Z के कारण दीवारें सफेद, चमकीली और उजली हो जाती हैं। बताइए X का नाम क्या है, Y का नाम क्या है, Z का नाम क्या है और क्रियाओं का समीकरण क्या है। तो बिल्कुल सीधी बात है, जिनको ये इक्वेशन याद है, समीकरण याद है, वो आराम से बता सकते हैं धातु का ऑक्साइड कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जल से क्रिया हो रही है तो Y यौगिक जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब Y यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो Z यौगिक कौन सा बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की पहचान दी है, वो इसकी है कि नहीं है, बात क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है दीवारों को उजला बनाता है, सफेद बनाता है, चमकीला बनाता है। तो ये XYZ का ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। आप
इसको ध्यानपूर्वक समझ लें, पढ़ लें। तो क्षार के दो गुणधर्म आपको बता दिए, रासायनिक गुणधर्म। एक तो क्षार की क्रिया हमने आपको जिंक धातु से बताई, जिसमें सोडियम जिंकेट बनता है, और एक अभी अभी आपको हमने क्षार की क्रिया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अधातु के ऑक्साइड से बताई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बताई। अब एक तीसरा गुण जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी नोट कर सकते हैं उसको, अम्ल से क्रिया। क्षार के गुण पढ़ रहे हैं तो अम्ल से क्रिया, अम्ल के गुण पढ़ रहे थे तो क्षार से क्रिया। अरे बात एक ही है, चाहे अम्ल की क्रिया क्षार से करवा दो, चाहे क्षार की क्रिया अम्ल से करवा दो, तो ये तो वही रिएक्शन है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो पहले भी आपने नोट कर रखी है, अम्ल से क्रिया किसकी भाई? क्षार की। तो क्षार ले लिया कोई NaOH, अम्ल ले लिया HCl, लवण बनेगा, जल बनेगा NaCl प्लस H2O। पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस तरीके से हमने आपको अम्ल और क्षारों के ये रासायनिक गुणधर्म बताए। आपकी पाठ्य पुस्तक में अम्लों के गुणों में जो पहला गुण हमने बताया था धातुओं से क्रिया, उसमें अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके लिए एक चित्र बना हुआ है, आप उस चित्र की भी प्रैक्टिस कर लें। आप चाहें तो मैं चित्र को बना के आपको समझा सकता हूं। प्रयोग है ये जैसे हमने टेस्ट ट्यूब ली, परख नली, परख नली में ये जिंक के टुकड़े ले लिए, Zn के टुकड़े, और इसमें ये डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl हमने डाल दिया, और इस पर लगा हुआ है एक छेद वाला ये रबर का कारक, और इसमें लगी हुई है निकास नली। ये रबर कारक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है आपने, इसमें भर जाएगा पूरे में। ये जिंक के टुकड़े लिए हैं। अब ये परख नली को आप एक स्टैंड पर लगा देंगे, ये स्टैंड हो गया। ये निकास नली का दूसरा मुंह, एक मुंह तो आपने इस परख नली में लगा दिया, ये परख नली है कांच की, तो निकास नली का एक मुंह परख नली में लगा रखा है, और दूसरा मुंह जो है ये हम एक पात्र में रखेंगे। इसका लेवल ये देखें, पूरा लेवल ही होना चाहिए। तो ये उपकरण, ये आपका ये बर्तन हो गया, और इस बर्तन में आप भर दें साबुन का घोल। ये साबुन का घोल आपने भर दिया, ये साबुन का घोल। अब जैसे ही ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और वो ये हाइड्रोजन गैस जो बनी है ये इस निकास नाली में होती हुई इस साबुन के घोल में जाएगी, और हाइड्रोजन गैस जब साबुन के घोल में जाएगी तो बुलबुलों के रूप में ये ऊपर उठेगी, क्योंकि गैस जो है हल्की होती है, साबुन का घोल भारी होता है, तो बुलबुलों के रूप में ये हाइड्रोजन गैस ऊपर उठती है, और इसमें ये साबुन के घोल के झाग बन जाते हैं।
इस तरीके से ये झाग से बन जाते हैं इसके ऊपर, और इसमें ये हाइड्रोजन के बुलबुले हैं। झाग जो है ये हाइड्रोजन के बुलबुले हैं। अब इसका भी हम परीक्षण कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के बुलबुले हैं। हम इनके ऊपर, जैसे ये बुलबुला है, इसके ऊपर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं, ये माचिस की तीली है, इसको जलती हुई अपन ले जाएं, तो आप देखेंगे कि ये फटफट की आवाज के साथ जलेगी। इस तरीके से इसमें एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा। इससे स्पष्ट होता है कि ये गैस हाइड्रोजन है। देखिए, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है, इसको सभी ध्यान रखें। हाइड्रोजन गैस स्वयं ज्वलनशील है। यदि आप इसके पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो ये गैस स्वयं ही विस्फोट के साथ जलने लगेगी। और ऑक्सीजन गैस का परीक्षण है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ नीली लौ के साथ तेजी से जलने लगते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है, यानी इसकी उपस्थिति से आग बुझ जाती है। तो ये चित्र दिया है, इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लें, आपकी पाठ्य पुस्तक में है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र की संख्या भी मैं आपको बता दूं, 5.1 नंबर का ये चित्र है। आप देख लें इसको और प्रैक्टिस कर लें, कई बार पूछ लेता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है घुमा करके कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं कि हम एक बर्फ नली में धातु का टुकड़ा लेते हैं, अम्ल लेते हैं, और उसमें एक निकास नली लगा करके और उसको उस निकास नली के दूसरे मुंह को साबुन के घोल से भरे बीकर में रख देते हैं और स्टैंड की सहायता से उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही धातु और अम्ल की क्रिया होती है, एक गैस बनती है जो निकास नली में होती हुई बुलबुलों के रूप में साबुन के घोल के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इन बुलबुलों के ऊपर माचिस की जलती हुई तीली ले जाएं तो विस्फोट के साथ, फटफट की आवाज के साथ ये गैस स्वयं जलने लगती है। स्पष्ट है कि यह गैस हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के उपयोग। देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये खनिज अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल। इसके अलावा जो वनस्पति व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त अम्ल, उनको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। तो अम्ल दो तरीके के हुए, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से अम्ल हैं? जो वनस्पति और जंतुओं से, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन अम्लों को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया साइट्रिक अम्ल, नींबू में बताया था साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये कार्बनिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो ये भी कार्बनिक अम्ल हो गया। सिरके में मिलता है एसिटिक अम्ल, ये सब कार्बनिक अम्ल है, ये खनिज अम्ल है। इन अम्लों के हम उपयोग पढ़ेंगे। तो HCl के उपयोग, HCl के यूजेस, उपयोग ध्यान रखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं।
नमक का अम्ल भी इसे कहा जाता है। इसका उपयोग बॉयलर को साफ करने में करते हैं। बॉयलर, सिंक, सैनिटरी, सैनिटरी का जो सामान आता है, सैनिटरी आदि को साफ करने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग बता रहे थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग बॉयलर को साफ करने में किया जाता है, सिंक को साफ करने के लिए किया जाता है। सिंक जो अपने किचन में होती है, रसोई घर में। सैनिटरी का सामान, टाइल्स वगैरह जो है उनको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस के निर्माण में, क्लोरीन गैस के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्लराज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अम्लराज बनाने में। अब ये अम्लराज क्या होता है, तो सभी ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HCl अनुपात HNO3, ये 3 अनुपात 1 में होने चाहिए। यही मिश्रण जो है अम्लराज कहलाता है। 3 भाग HCl, सांद्र है ये दोनों, कंसंट्रेट सांद्र। 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण बनता है, विलयन बनता है, उसे अम्लराज कहते हैं। और ये जो अम्लराज है ये अत्यंत प्रबल अम्ल है। अम्लराज अत्यंत प्रबल अम्ल है। इसमें सोना चांदी जैसी धातु भी विलय हो जाती हैं। सोना चांदी ये धातु भी इसमें विलय है। दूसरा HNO3 के उपयोग, HNO3 के यूजेस। तो नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। सोरे का अम्ल, इसके उपयोग नंबर 1 उर्वरक बनाने में, कृषि कार्य में जो उर्वरक काम आते हैं उनको बनाने में, विशेष रूप से नाइट्रोजन जो खनिज पोषक है, प्रधान पोषक तत्व है पेड़ पौधों के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो उर्वरक बनाते हैं उसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा उपयोग ये अम्लराज बनाने में आ जाएगा, क्योंकि अम्लराज बनने में भी इन दोनों अम्लों का उपयोग होता है। तो अम्लराज बनाने में, इस अम्लराज बनाना इसके उपयोग में भी आ सकता है और इसके उपयोग में भी आ सकता है, दोनों के लिए कॉमन हो गया। तीसरा विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक जैसे TNT बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के यूजेज, उपयोग। तो आप जानते हैं इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। गंधक का अम्ल, इसका उपयोग बैटरी
जो इंजन स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है कार में, ट्रक बसों में, उस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उद्योगों में, कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग कारखानों में सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। और चूंकि कारखाने यानी उद्योग किसी भी देश की प्रगति का सूचक होते हैं, इसलिए जो राष्ट्र जितना अधिक सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करेगा वह राष्ट्र उतना ही विकसित माना जाएगा। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा। देखो बेटा, अलग अलग है। अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और अम्ल राज अलग है। अम्ल राज तो 3:1 में HCl और HNO3 का विलयन होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो बैटरियों में किया जाता है और उद्योगों में किया जाता है, यानी कारखानों में किया जाता है। देश की प्रगति का आकलन सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से करते हैं। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल के भी उपयोग आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, ये सिरके में पाया जाता है और सिरके का उपयोग हम खाद्य सामग्री का परिरक्षण करने में करते हैं। जैसे अचार वगैरह हम सिरके में बनाते हैं तो अचार खराब नहीं होता। तो खाद्य सामग्री के परिरक्षण में हम एसिटिक अम्ल का यानी सिरके का उपयोग करते हैं। लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में भी हम एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्षार के उपयोग। तो क्षार साबुन, अपमार्जक, कागज, उद्योग, वस्त्र आदि बनाने में काम आते हैं। साबुन, क्षार के उपयोग बताए आपको। ये साबुन बनाने के काम आते हैं, अपमार्जक बनाने के काम आते हैं, कागज बनाने के काम आते हैं, वस्त्र बनाने के काम आते हैं, उद्योगों में यानी कारखानों में काम आते हैं। ये सब क्षारों के उपयोग हैं। इसके अलावा जैसे मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी की अम्लता दूर करनी है तो अम्लता को दूर करने में भी क्षार का उपयोग होगा। इसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्षार का उपयोग करते हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, अपच हो जाती है, इसे एसिडिटी के नाम से जाना जाता है, तो एंटासिड के रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ये भी एक क्षार है। इसकी pH 10 होती है, यानी ये दुर्बल क्षार है, प्रबल क्षार नहीं है। देखिए, प्रबल क्षार तो जो है आंतों को जला देगा, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये दुर्बल क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्षारों के उपयोग आपको बताए। इसके अलावा लवण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लवण है, जिसको आप संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर भी कह सकते हैं, खड़िया भी कह सकते हैं। इसका उपयोग हम फर्श बनाने में करते हैं, नीचे छत करने में इसका उपयोग किया जाता है, धातुकर्म में भी ये काम आता है, सीमेंट बनाने में भी ये काम आता है।
कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लवण है, इसका उपयोग फर्श के रूप में किया जाता है। फर्श करते हैं अपन, पत्थर जो बिछाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और धातुकरण में, यानी जब अयस्कों से धातु प्राप्त की जाती है तो भी इसका उपयोग करते हैं। सीमेंट बनाने में, जिप्सम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक सिल्वर का लवण है, ये फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सिल्वर का लवण है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का लवण है। इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं, लूनर कास्टिक। और बहुत महत्वपूर्ण है, अमिट स्याही जो मतदान के दौरान मतदाता की अंगुली पर लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट का ही घोल होती है। तो अमिट स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। इसके अलावा इसका मुख्य उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। फोटोग्राफी में, अमिट स्याही बनाने में और फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। एक और लवण है फिटकरी। फिटकरी ये डबल साल्ट है, द्विक लवण है। इसका सूत्र है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। एक लवण तो ये हो गया, दूसरा लवण और है इसमें Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसमें 24 अणु जल के होते हैं। ये जो फिटकरी है ये जल के शोधन में काम आती है, जल के शोधन में काम आती है। तो ये आपको लवणों के उपयोग बताए। ध्यान रहे, लवण के इकाई सूत्र में कोई भी लवण हो उसके एक अणु में जल के जितने अणु पाए जाते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी लवण के क्रिस्टल पाए जाते हैं और लवण के क्रिस्टल में उनके एक अणु में जो जल संलग्न होता है, जल के अणु पाए जाते हैं, उनको क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे फिटकरी के अंदर क्रिस्टलन जल की मात्रा 24 अणु है, ये 24 अणु जल के हैं, ये क्रिस्टलन जल कहलाता है। ऐसे धावन सोडा होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ 10 अणु जल के होते हैं, ये क्रिस्टलन जल है, इसका नाम है धावन सोडा। तो धावन सोडा के एक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप याद करें, समझें और आपकी प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ मेरे चैनल पर मुझे बताएं आपकी क्या समस्या है। यथासंभव आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। YouTube चैनल मेरा जो है मैंने नोट कर रखा है, मुकेश शर्मा साइंस क्लास 10। धन्यवाद।